क्यों इतने लोग मर रहे हैं, क्यों इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों 13 महीने तक देश की राजधानी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक समा था कि जब किसान नेताओं की पहचान थी और किसान नेता संसद के अंदर तमाम ऐसे देवेगौड़ा से लेकर नाम थे जिनकी पृष्ठभूमि खेती किसानी से थी, लेकिन पिछले 2-3 दशक के अंदर वो विलुप्त हो गए इस देश की संसद के अंदर से। और जिस तरह से आईएएस और बड़े अधिकारी बैठकर उन पॉलिसीज़ को कॉरपोरेट के लिए अपने ढंग से मैनिपुलेट करते हैं, वो तब तक होता रहेगा जब तक ज़मीन से जुड़े लोग पॉलिटिकल पार्टियों से संसद की दहलीज तक नहीं जाएंगे। जब मंदसौर की घटना होती है 2016 के अंदर, 5 किसानों को वहाँ पर जब गोली से मार दिया जाता है और उसके बाद देश के किसान संगठन, दक्षिण का किसान और उत्तर का किसान पहली बार उसके बाद एक मंच पर आता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने, अगर जो सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर उसने इस देश के किसान को हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया, तो आज की वर्तमान की सरकार ने उसे आईसीयू में डाला। क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है? आज एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अनफिल्टर्ड आवाज़ के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ख़ास और थोड़ा भावुक भी है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ किसान नेता नहीं है, बल्कि हमारे इलाके की हर उस आवाज़ का चेहरा है जो इंसाफ और अधिकार की मांग करती है। मेरे साथ बैठा शख्स एक सिंबल है जो लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ना सिखाता है। इलाके से लेके राजधानी दिल्ली के बॉर्डर तक वो आंदोलन अधूरा लगने लगता है जिसमें इनका चेहरा दिखाई न दे। इनका नाम जब भी लिया जाता है, तराई के किसान खुद को अकेला नहीं समझते। आज हमारे साथ हैं तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह विर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए, एंड वेरी मोस्ट वेलकम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया खालिद भाई, आपका शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम जिस तरीके से ईगरली आपका वेट कर रही थी, और एक बार फिर से शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट को अपना टाइम दिया। सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप किसान यूनियन से हैं, तो एक जैसे कि हमारी हर तरीके की पब्लिक हमारे साथ है, तो एक ऐसा शख्स जो कुछ नहीं जानता है, जो इतना पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, अगर उस शख्स को समझाना पड़े कि किसान का मुद्दा क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे? बड़ा अहम सवाल है, और आज के परिप्रेक्ष्य में कि जिसको कुछ जानकारी नहीं है उसको किसान के बारे में समझाना पड़े, तो आज जो हालात हैं इस देश के अंदर, क्योंकि भारत एक शुरू से रहा कि खेती किसानी का देश है और खेती किसानी का ही बड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान भी है। ठीक है, लेकिन जो हालात हैं पिछले 2 दशक से इस देश के अंदर, किसान को अपने अधिकारों के लिए और अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और उनके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जब किसी व्यक्ति, आपने कहा कि वो कैसे जाने क्या है, तो उसे जब पता पूछता है कि क्यों आंदोलन, क्यों संघर्ष, क्यों इतने लोग मर रहे हैं, क्यों इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों 13 महीने तक देश की राजधानी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसे फिर पूछता है तो पता, जब उसके सवाल का जवाब होता है कि ये आपकी वजह से, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो आपके अधिकार हैं उन अधिकारों से वंचित कर कर इस देश के किसान को खेती से निकालकर उसको मजदूर बनाने का काम हो रहा है। ये बड़ा सवाल है जी, क्योंकि जिस तरह से कॉरपोरेट की पॉलिसी हैं, जिस तरह से भारत सरकार की पॉलिसी हैं, और उस पॉलिसी से एक एजेंडा है कि किस तरह से इस देश की खेती को 70% से 60% और 60 से 50 और 50 से 25% पर लाना है, तो उसे मजदूर ही को लेकर जाना है, शहर का माइग्रेशन हो रहा है। तो वो सवाल का जवाब यही है कि ये सब लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए अपनी जान देने के लिए, इस देश की विरासत, इस देश की खेती किसानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपका जो सवाल था, यही उसका जवाब है, और इस जवाब से शायद देश के हर इंसान को रूबरू होना चाहिए। सर, जैसे कि आप ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो आप किसानों की लड़ाई को या किसानों के मुद्दे को राजनीतिक तौर से कैसे मजबूत करते हैं? देखिए, बड़ा अहम सवाल है कि आज हम इस दौर में खड़े हैं कि जब इस देश की संसद के अंदर एक समा था कि जब किसान नेताओं की पहचान थी, और किसान नेता संसद के अंदर भले चौधरी चरण सिंह हों, मुलायम सिंह यादव हों, देवीलाल जी हों, लालू प्रसाद जी हों, तमाम ऐसे देवेगौड़ा से लेकर नाम थे
जिनकी पृष्ठभूमि खेती किसानी से थी। एग्जैक्टली। लेकिन पिछले 2-3 दशक के अंदर वो विलुप्त हो गए इस देश की संसद के अंदर सर। आज देश की संसद के अंदर इस देश की खेती किसानी जो सबसे बड़ी रीढ़ है इस देश की इकोनॉमी की, उनकी रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति नहीं, और उसको उस बड़ी जो इकोनॉमी की बैकबोन है उसकी पहचान आइडेंटिटी को कैसे हम पॉलिटिकल तौर पर उस आवाज़ को संसद के अंदर, उस आवाज़ को सड़क पर की आवाज़ को संसद तक लेके जाएं, ये पॉलिटिकल रास्ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस देश के संसद का रास्ता देश के खेत खलिहान से होकर जाता है। बहुत बड़े नेता हुए, और जब तक इस देश के किसान की एक हाथ हल्की मुट्ठी पर और एक निगाह संसद तक नहीं होगी, तब तक इस देश के अंदर जो हालात हैं खेती किसानी के, और जिस तरह से इस देश की खेती किसानी को ख़त्म किया जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए खेती किसानी बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना राजनीति के, क्योंकि सब नीतियाँ और जो मुद्दे हैं या जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है या खेती से संबंधित जो भी पॉलिसीज बननी है वो संसद के अंदर ही पॉलिटिकल सिस्टम से ही बन पाएंगी। तो इसलिए हम समाजवादी पार्टी या अन्य कांग्रेस दल या तमाम जो पार्टियां हैं जिनका कैडर किसानी है, बहुत सारी पार्टियां आज जो सत्ता में काबिज हैं, इनका एक कैडर था कि ये व्यापारियों की पार्टी है। पहले पहचान जो दलों की थी वो उनकी अलग अलग आइडेंटिटी थी कि कौन दलितों की पार्टी है, कौन किसानों की पार्टी है और कौन व्यापारी की बात करता है। लेकिन आज सभी को एक ही उसमें लपेट दिया गया। तो आज ज़रूरत है देश के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर, जब तक इस देश में किसान लीडरशिप, किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे और राजनीतिक तौर पर उसे मजबूती नहीं देंगे, तब तक इस देश के किसानों की आर्थिक स्थिति और जिस तरह से आईएएस और बड़े अधिकारी बैठकर उन पॉलिसीज़ को कॉरपोरेट के लिए अपने ढंग से मैनिपुलेट करते हैं, वो तब तक होता रहेगा जब तक ज़मीन से जुड़े लोग पॉलिटिकल पार्टियों से संसद की दहलीज तक नहीं जाएंगे। ये समय की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। तो उसी दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम जो तमाम यूनियन संगठन हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों तक अपनी बात को पहुंचाना, राजनीतिक दलों के बीच में एजेंडा लेकर जाना। क्योंकि तमाम पिछले जो 2015, 16, 17 से लेकर देश के 500 किसान संगठन, जब मंदसौर की घटना होती है 2016 के अंदर, 5 किसानों को वहाँ पर जब गोली से मार दिया जाता है, और उसके बाद देश के किसान संगठन, दक्षिण का किसान और उत्तर का किसान पहली बार उसके बाद एक मंच पर आता है। ठीक है। और वो क्योंकि देश बड़ा है और अलग अलग रीजन में है, तो पहली बार हुआ कि दक्षिण का किसान केरल का भी और कर्नाटक का भी और उत्तर भारत का किसान भी दिल्ली के अंदर एक मंच पर आया और लोगों को 500 किसान संगठनों को संगठित कर कर अपना एक एजेंडा तय किया। और जो एजेंडा इस देश के किसानों का सबसे बड़ा एमएसपी का मुद्दा हो या कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो, ये कॉमन मुद्दा है। भले वो हमारा महाराष्ट्र का किसान हो या बिहार का किसान हो या कर्नाटक का किसान हो या तमिलनाडु का किसान हो, आज वो अपने एमएसपी के मुद्दे को लेकर और कर्ज को लेकर सबसे बड़ा कॉमन इशू है, उसको लेकर देश की राजधानी के अंदर हमने कार्यक्रम किए। पार्लियामेंट सीट के ऊपर हमने संसद लगाई। ठीक है। किसान संसद पहली बार लगी और किसान संसद के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को हमने जो है इनवाइट किया। 24 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हमारा पहली बार हुआ होगा हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कि किसान ने 2 बिल बनाए। हमारे 2 सांसद थे, के रागेश और एक हमारे महाराष्ट्र के थे राजू शेट्टी। ठीक है। एक राज्यसभा में थे, एक लोकसभा में थे। इनकी तरफ से प्राइवेट बिल के तौर पर जो किसानों ने बिल तैयार किया था उसको दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर लाए। ये इस देश के किसानों को एक जो है यूनाइट करने का काम जो है हिंदुस्तान में पहली बार हुआ और उनकी आवाज़ एक पॉलिटिकल लोगों तक एक एजेंडा बना। ठीक है। 2021 का आंदोलन आ गया उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो इस देश के किसानों का जो सबसे बड़े इशू थे, उन इश्यूज़ को पॉलिटिकल पार्टियों के मुख्य एजेंडे में लाने का काम इस देश के किसानों ने किया। बड़ी जीत है। बड़ी जीत है, नो डाउट। आपने देखा होगा, भले भी मैनिफेस्टो 2019 का हो, 2022 के विधानसभा चुनावों का रहा हो या 2024 का रहा हो, पॉलिटिकल पार्टियों के
मेन जो एजेंडा था उसके 1 या 2 नंबर का मुद्दा जो था वो किसानी किसान था। का मुद्दा था, नो डाउट। और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि 20 के दायरे के अंदर जब लोग, जैसे मैंने आपका पहले सवाल का जवाब दिया कि जब उस संसद के अंदर उस आवाज़ को उठाने वाले लोग ख़त्म हो गए तो एक नई राजनीति शुरुआत हुई, और वो उसे लगभग भरने में, दोबारा उसको खड़े करने में किसानों को अपनी जानें शहादतें देनी पड़ी, और उस एजेंडे को, किसानी को मुख्य एजेंडे में लाने का काम करना पड़ा। कि पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर किया कि आपको किसानी की बात को करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और बिना किसानी के इस देश की इकनॉमी को आप जो है, जिसका इस देश की जीडीपी के अंदर एक बड़ा योगदान है, उसको आप बिना किसानी खेती के इम्प्रूवमेंट के, बिना उसको उस पर पॉलिसीज़ तैयार किए, आप जो है इस देश की इकनॉमी को, रूरल इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। इस देश की जनता दिल्ली के उन बॉर्डर्स की गवाह रही है, वो सिचुएशन सबने देखी है जो किसानों के साथ सलूक किया गया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, क्या ये सेम रवैया किसानों के प्रति और भी सरकारों का था, या सिर्फ यही सरकार का ये रवैया रहा है? या इसको और क्लियर कर दूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है? देखिए खालिद साहब, मैं आपके क्वेश्चन से सहमत हूँ, कुछ हद तक नहीं भी हूँ। ठीक है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही, वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं किसान संघर्ष करते नजर आया। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, अगर जो सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर उसने इस देश के किसान को हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम किया, तो आज की वर्तमान की सरकार ने उसे आईसीयू में डाला है। उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालने का काम नहीं किया, क्योंकि जो 2016 तक इस देश के आंकड़े थे आत्महत्या के, सरकार ने तमाम वो संस्थाओं के आंकड़ों को देना बंद कर दिया। इससे पहले भी किसान की दशा बहुत दयनीय थी, और 2004 के अंदर स्वामीनाथन आयोग का गठन होता है कांग्रेस की सरकार में, और 2006-07 में वो पटल पर आती है, और उससे जो है कमीशन की रिपोर्ट को संसद के अंदर रखा जाता है, और 2016-07 से लेकर 2014 तक देश के अंदर कांग्रेस के अलायंस की सरकार रही, लेकिन उस आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया गया। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2014 के चुनाव के प्रचार के दौरान कि हम आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। जो इस देश के तमाम बड़े किसानों के साथ देश भर में राय लेने के बाद आयोग ने सरकार को सौंपी है। लेकिन उसके बाद भी हालात जो है, ये सरकार पहले की सरकारों के बनस्पत कारपोरेट के हाथ की कठपुतली ज़्यादा रही। यह कारपोरेट के आधारित पॉलिसियाँ लेकर आए कि जिस तरह से खेती का निजीकरण, ठीक है, कारपोरेटीकरण करने का काम हुआ, जो यूरोप मॉडल था, जो यूरोप में फेल हुआ। यूरोप के तमाम देशों के अंदर आज खेती किसानी से जो मॉडल आज भारत के अंदर 2020 के 21 जो 3 काले कृषि कानून का मॉडल जो यूरोप के तर्ज पर हिंदुस्तान में जो लेकर आए थे, किस तरह से कुछ चंद घरानों को, कारपोरेट घरानों को, उस पूरे जिस तरह से हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं को 1 या 2 कारपोरेट घरों को अडानी अंबानी को बेच दिया, उसी तरह इस देश की इकोनॉमी, जिस समय इस देश के अंदर कोविड था, जब पूरा सारे सेक्टर माइनस में जा रहे थे, खेती एक ऐसा सेक्टर था जो प्लस में जा रहा था। तो उसके बाद इस देश के उन लोगों ने देखा कि खेती एक ऐसा है जहाँ से हम इस देश के और जो बचा कुचा है उसको लूट सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उसकी तरफ उन्होंने सरकार ने उन बड़े बड़े घरानों के इशारे पर इस देश की खेती किसानी को ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज लेकर आए, और वो पॉलिसीज जो है खाली बड़े बड़े विज्ञापनों में किसानों की हिमायत के थे, लेकिन धरातल पर 2016 में इस देश के सरकार ने कहा कि हम 2022 तक इस देश के किसानों की इनकम डबल कर देंगे। तमाम सपने दिखाए गए, लेकिन देश के उल्टा हुआ इसके कि किसानों को जो चला आ रहा था उसे बचाने के लिए अब देश की खेती किसानी को देश की सरहदों पर आंदोलन करना पड़ा। और ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन, वो सरकार जो पिछले 2014 से लेकर 2022 तक जिसने जो भी कानून लेकर आई, कभी बैकफुट पर नहीं गई, और किसी भी कानून के अंदर उन्होंने संशोधन ना किया हो। एक किसान की ताकत इतनी बड़ी साबित हुई
किसानों को एक एनर्जी मिली और किसानों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस पैदा बिल्टअप हुआ कि देश का किसान अगर यूनाइट होकर इस देश में खड़ा हो जाए तो किसी भी बड़ी ताकत को रोक सकता है, बड़ी ताकत को हरा सकता है। और उसी का परिणाम था कि 2022 के अंदर 21 के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री को आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में संशोधन तो हुए होंगे, लेकिन पूरा कानून को रिपील करना बैकफुट, ये पहली बार था कि नरेंद्र मोदी को वो कानूनों को रिपील करना पड़ा। इट मीन्स कि वो कानून कहीं ना कहीं कारपोरेट के लिए थे और किसानों को नष्ट करने वाले थे, लेकिन उसी का रूपांतर है कि आज उसी को फिर दूसरे रूप के अंदर भी इस देश की सरकार लेकर आ रही है, एक और नई पॉलिसीज तैयार की हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर किसानों को जो सपना था, जो किसानों के अंदर एक उम्मीद थी 2014 के बाद कि ये देश की नई सरकार है, जिस तरह से इन्होंने एक विचारधारा लेकर आए, हो सकता है पहले वो एक पृष्ठभूमि उस पार्टी की व्यापारियों की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से बनियों की और व्यापारियों की पार्टी रही है, ना कि किसानों की। ठीक है। लेकिन एक लोगों के अंदर जिस तरह से नैरेटिव पैदा किया गया कि हम इस देश के किसानों को आर्थिक इनकम दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। आज देश के अंदर आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। आज हर घंटे के अंदर हजारों किसान खेती छोड़कर जा रहा है। तो आज बदतर हालत हुई है इस देश के किसान की बनिस्बत पहले की सरकारों के। आज की सरकार ने ज़्यादा दमन किया है। इस तरह से कभी दमन नहीं हुआ, इस तरह से कभी आवाज़ अगर उठाकर किसान सड़क पे आ रहा है तो उसको जेलों के अंदर बंद नहीं किया गया, इस तरह से उन पर मुकदमे नहीं लगाए गए, इस तरह से उन पर गोलियां नहीं चलाई गई। ये पहली बार हुआ कि अगर आप सड़क पे उतरोगे तो आप पे मुकदमा लगेगा, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, और आपको जो है अगर प्रोटेस्ट करोगे तो आप पर गोली चलाई जाएगी। तो ये सारा कुछ इस सरकार के अंदर दमन हुआ है सिर्फ कारपोरेट के इशारे पर। और वो आंदोलन नो डाउट बहुत सारी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी, जहाँ उससे पहले लोग हर एक लॉ को एक्सेप्ट करके बैठ जाते थे, लेकिन उस आंदोलन ने बहुत सारी कम्युनिटीज़ को ये सिखाया कि नहीं, विरोध ज़रूरी है और सच के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। साहब, किसान की सबसे बड़ी मांगे जैसी कि MSP की कानूनी गारंटी, इन सब मांगों को लेके फ़िलहाल सरकार का क्या रवैया? देखिए, सरकार तो इस समय आज अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है। ठीक है। क्योंकि जिस तरह से इधर सिंदूर ऑपरेशन हुआ और उससे पहले वहाँ के उपराष्ट्रपति इंडिया में आए और उन्होंने उससे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए और अमेरिका में उन्होंने कहा कि आपको हमारे तमाम जो व्यापार हैं उसके अंदर टैरिफ कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ टैरिफ को डबल कर देंगे। ठीक है। और उन्होंने उस टैरिफ को बढ़ाया, एक समय सीमा दी, और वो दबाव था कि इस देश में हम जो है आप हमारे जो आयात कर रहे हैं अमेरिका से, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको टैक्सेस को ख़त्म करिए। क्योंकि आज अमेरिका का जो निगाह है वो हिंदुस्तान की खेती किसानी पर है, और वो यहाँ अपनी सस्ते उपज में जो सस्ते कम लागत पर उपज कर रहा है, मक्का हो, सोयाबीन हो या फिशरी या ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बादाम काजू की खेती को वो भारत के अंदर लाना चाहता है। उसकी लागत कम है। वो उस जो द्विपक्षीय समझौता है, उस समझौते के तहत इस देश में सरकार को झुकाकर अपनी खेती किसानी को यहाँ पर बेचना चाहता है, बाजार खोजना चाहता है, जिसका इस देश के किसानों ने विरोध किया है। और किसानों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस समझौते के खिलाफ हैं, सरकार इस समझौता ना करे। लेकिन अभी भी लगातार प्रयास है अमेरिका का कि वो किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अपने सामान को बेचना चाहता है। अगर अमेरिका का सामान हिंदुस्तान में आएगा तो इस देश का किसान, डेयरी उद्योग हो या तमाम और चीज़ें जो बहुत इस समय घाटे के सौदे में चल रही हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। किसानों के लिए ये बड़ा एक सरकार का जो है एक जिम्मेदारी बनती है। जो सरकार ने वादे किए थे, आज उन वादों से सरकार बैकफुट पर है। जो 2021 के अंदर किसान आंदोलन के अंदर सरकार ने वादे किए, ठीक है, हाँ। हम खेती किसानी के लिए आपसे कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो किसानों की दशा आज भी हालत पतली है। आज तमाम कारपोरेट का कर्जा राइट ऑफ होता है। तमाम बड़े बड़े आपके उद्योगपति जो साथी थे वो देश छोड़कर भाग गए। हजारों करोड़ रुपए का कर्जा आपका इस देश का लेकर चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। 20 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 2014 से लेकर 2025 तक इस देश के बड़े कारपोरेट और बड़े बड़े लोगों का राइट ऑफ हुआ है। हुआ।
लेकिन दूसरी तरफ इस देश के किसानों का कुल कर्जा 20 लाख करोड़ या 21 लाख करोड़ रुपए है। यही कर्जा अगर इस देश की इकोनॉमी किसानों का राइट ऑफ किया होता, जो इससे इस देश की 50% इकोनॉमी को बूस्ट करता है। आज 7th पे कमीशन आयोग की बात करते हो लागू करने के लिए, आपने उसके अंदर तमाम चीज़ों को जोड़ा और आपने एक दिया कि इसके आने से देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर 7th पे आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो आम लोगों की जेब में पैसा जाएगा और वो पैसा बाजार में आएगा। और 7th पे कमीशन से लेकर कितने लोगों को ये पैसा जाएगा? 4 से 5 करोड़ लोगों को इस देश की। लेकिन इस देश के किसानों की अगर 140 करोड़ 45 करोड़ की आबादी में अगर 60% किसान भी हो तो 60 70 80 करोड़ लोगों जो खेती से जुड़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर उनके पास ये पैसा जाएगा, अगर उनकी MSP आप देने की बात करोगे, उनका कर्जा राइट ऑफ कर दोगे तो हम बूस्ट होंगे बहुत बड़े लेवल। तो वो इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी आपकी कितनी बूस्ट होगी और कितना उससे जो है देश की जो है जब डिमांड बढ़ेगी तो तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ आएगी, पूरे देश के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन सरकार जो है उसके उलट है। जो ISPCS है वो कॉरपोरेट के लिए कैसे मुनाफा उसका बढ़े, कैसे सस्ती मजदूरी मिले, किस तरह से सस्ती मजदूरी और जो है मुनाफा कॉरपोरेट का बढ़े, वो पॉलिसीज तैयार करते हैं। ये इस देश के किसान को पता चल चुका है। आज देश के किसान के तमाम संगठन आज जो है इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कभी आपने देखा कि आंदोलन किया हो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया हो, कभी किसी IS ने प्रोटेस्ट किया हो? कभी नहीं। क्यों किसान ही प्रोटेस्ट करता है? क्यों मजदूर ही प्रोटेस्ट करता है? क्यों ही फोर्थ और जो है कर्मचारी वर्ग आंदोलन करता है? क्योंकि उन्हीं का गला काटा जाता है, उन्हीं को दबाया जाता है। आज अगर आलू का रेट, प्याज का रेट या मिर्च का रेट 10 रुपए से 20 रुपए जाए तो टीवी की हेडलाइन बनती है कि इस देश की महंगाई से इस देश की जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाएगी और इस देश के अंदर इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन कभी डोमिनोज या तमाम जो कंपनियां हैं उनका पिज़्ज़ा 350 का 400 का हो जाएगा तो कभी किसी ने सवाल नहीं किया, कभी किसी टीवी की डिबेट में हिस्सा नहीं बना। कभी आपका जो बिल है, फ़ोन है, सेल फोन, वो 1 लाख से लेके 1,25,000 हो गया, कभी इस देश की महंगाई पर असर नहीं होता कभी। और जब किसान की अगर और आपका जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं उनके लाखों करोड़ रुपए कर्जा आपने राइट ऑफ किया, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसान का कर्जा माफ़ होता है, कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है और कहती है कर्जा राइट ऑफ, आपका कर्जा माफ़ करेंगे, अगर 5,000 का कर्जा माफ़ होता है और उसके लिए बहुत बड़ा एक टेंट लगता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, तमाम देश के प्रदेश के अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री आकर उस कर्जे के लिए सर्टिफिकेट देते हैं और फोटो खींचते हैं, वीडियो बनती है, किसान की फ़ोटो खिंचती है कि आपका कर्जा माफ़ किया गया। लेकिन कभी किसी बड़े कारपोरेट का कर्जा माफ़ हुआ हो और किसी तहसील में फ़ोटो लगी हो या किसी सूची लगी हो, ये बड़ा सवाल इस देश के अंदर अंतर है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इस देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। इस बात को लेकर नहीं जानना चाहता क्योंकि तमाम मीडिया उसी कारपोरेट का हिस्सा है। वही लोग, वही खबर, वही नैरेटिव, वही चीज़ें सर दिखाते हैं जो चीज़ कारपोरेट के लिए बेनिफिट है। एग्जैक्टली। लखीमपुर खीरी की घटना को आपने प्रतीक रूप से देखा और यूँ कहूँगा कि इस घटना को झेला भी आपने। आप इस पूरी घटना को अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? देखिए, सरकार दमन पर थी और सरकार ने इस देश के उस हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, भले वो NRC का आंदोलन रहा हो या तमाम आंदोलन इस देश के अंदर रहे हों, वो हर आंदोलन को, हर आवाज़ को सरकार ने कुचला। और वह भी सरकार ने जब इस आंदोलन को शुरुआत दिल्ली के अंदर किस तरह से लाठी, गोली, आंसू गैस, बुलेट और हर कोशिश की कि इस आंदोलन को किस तरह से कुचला जाए। किसान नेताओं पर मुकदमे लगे, किसान नेताओं को जेलों में बंद किया, तमाम लोगों को इन्होंने जो है जिस तरह से भी उनकी ED से लेकर और जितनी जांचें हो सकती थी किसान नेताओं की। लेकिन जब सब चीज़ों से हार गए तो अंततः किसानों के आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस की गोली तक भी चलानी पड़ी। तमाम लोग हमारे किसान पुलिस की गोलियों से भी शहीद हुए। लखीमपुर की घटना भी इसी का एक जो है रूपांतर था कि किस तरह से शांतिपूर्वक लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर पर। 26 नवंबर से
2020 से आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली की सरहदों पर, और वो घटना 3 अक्टूबर 2021 की है। जी। लगभग 11 महीने से लोग किसान आंदोलन वहाँ पर थे। लखीमपुर की घटना में भी एक उस आंदोलन का हिस्सा था। लोग जगह जगह पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उन नेताओं का विरोध, प्रतीकात्मक विरोध कर कर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बिल्कुल। और उसी का रूपांतर दिल्ली लखीमपुर के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर स्थानीय किसान नेताओं ने विरोध का बिगुल फूका, और हम क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे और तराई किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और तराई में मैं इस आंदोलन को लीड कर रहा था। 26 नवंबर ही नहीं, उससे पहले से हमने जब पूरे देश के किसानों को लामबंद किया, तो हम तराई के अंदर सबसे पहले, अगर पंजाब से किसान मूवमेंट चला 26 नवंबर को, या हरियाणा से चला, तो अगर तराई से वो आंदोलन चला तो हमने उस आंदोलन को हम लेकर दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर तक गए और गाजीपुर बॉर्डर को रोकने का काम किया। ठीक है। तो तराई के किसानों की जो तब भी कोई समस्या या कोई बड़ा कॉल होती तो हमें ज़रूर वो कहते थे कि आपको आना है, तो हम भी उस किसान आंदोलन में शामिल होकर अपने किसानों के साथ खड़े थे। लेकिन वहाँ पर कहीं भी किसान ने अपनी ओर से कभी भी उपद्रव, किसान कभी भी एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर किस तरह से वो एक मतलब कि जेनोसाइड था, किस तरह से जो है निहत्थे किसान थे, कि बच्चे थे 17 साल 18 साल 58 साल के थे। हमारे नक्षत्र सिंह जो आर्मी से रिटायर थे, शाना बशाना मेरे साथ चल रहे थे, और एक 18 साल का लवप्रीत था जो 2 बहनों का अकेला भाई था, मेरे साथ चलते चलते। और किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आते हैं अपने दल बल के साथ और चल रहे किसानों को किस तरह से कुत्ते बिल्ली से को भी व्यक्ति नहीं इस तरह से रौंदता जिस तरह से रौंद दिया। और वहाँ पर 4 किसान और एक रिपोर्टर था, रमन कश्यप था, मेरे आगे चल रहा था, उसकी वहीं पर मौके पर मौत होती है। और उस घटना ने इस देश के सरकार के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया, जो चेहरा पर इस देश का मीडिया पिछले 7 साल से लगातार उसे ढकने का काम कर रहे थे। और कुछ मीडिया, रवीश कुमार या तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे बेनकाब करने की कोशिश की। उस सरकार के उस हिटलरशाही चेहरे को उस आंदोलन ने पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब किया। बेशक वो घटना के उस वीडियोस की फुटेज ने हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के सिस्टम को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जो है देखा कि किस तरह से अन्नदाता या इस देश की माइनॉरिटी या इस देश के दलित किस तरह से जो तमाम घटनाएं हाथरस से लेकर और एनआरसी तक लेकर जो थी, उन सब घटनाओं को किस तरह से कुचला गया। और वो लखीमपुर घटना ने पूरी घटनाओं को पूरी दुनिया के अंदर जब ले जाकर दिखाया तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। लखीमपुर की घटना ने इस देश की सरकार को उस 3 काले कानून रिपील करने के लिए मजबूर किया। हमारी शहादतें तो हुई, तमाम किसान शहीद हुए, लेकिन इस देश की आज़ादी ही शहादतों से बनी है। इस देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए हों तो शहादतें हमेशा इस देश की खेती किसानी को बचाने के लिए अगर हम शहादतें नहीं देते, आंदोलन नहीं करते, तो आज वो 3 काले कानून लागू होकर आज भी देश की सरकार के निशाने पर किसान है। वो देर सवेर उन चीज़ों को लाना चाहते हैं, उन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की एक चौकीदार की भूमिका में इस देश का किसान खड़ा है। परिस्थितियाँ नहीं हैं क्योंकि सरकार अलायंस की है, तो सरकार के एक चौकीदार की भूमिका में खड़े हैं। लेकिन सरकारें लगातार जिस तरह से दमन और पर उतारू थी, उससे उस घटना के बाद सरकार कहीं ना कहीं फैसले लेने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हुई हैं। और कहीं ना कहीं एक देश के उन लोगों को मैसेज गया जो, और उन लोगों को ताकत मिली इस देश के इन लोगों के आंदोलन से, कि इस देश की सरकार को के खिलाफ अगर लामबंद हुआ जाए, इन देश की संविधान विरोधी, इस देश की इस जो है
अक़लियत विरोधी, इस देश की दलित विरोधी, इस देश की बैकवर्ड विरोधी सरकारों के खिलाफ अगर लामबंद होकर आंदोलन किया जाए तो इस सरकार को झुकाया जा सकता है। बेशक। तो उसका रूप दूसरा था, एक आंदोलन का रूप था, और दूसरा आंदोलन से ही निकला हुआ 2024 के इस देश के उन दलितों ने, उन किसानों ने, उन बैकवर्ड ने, उन अल्पसंख्यक ने एक आंदोलन का रूप ही था 2024 का चुनाव, कि उन्होंने एक वोट के आंदोलन कर कर इस देश के सरकार को आईना दिखाया, और उनको जो है 234 सीटें जो है इस देश की सरकार के खिलाफ आई। बिल्कुल। आप साहब एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पे आप बता देंगे कि 3 काले कानूनों की बात हो रही है, वो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ क्या थे? ये कि 3 काले कानून ये थे कि वो इस देश की खेती किसानी को प्राइवेट करना चाहते थे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आज भी तमाम प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आज मोबाइल फ़ोन को, सेल फ़ोन को लीजिए, प्राइवेट कंपनी है। कहाँ BSNL थी, BSNL ख़त्म हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन, बहुत कुछ प्राइवेटाइजेशन है। और प्राइवेट के अंदर शुरुआती दौर में सस्ते दामों पर चीज़ें देकर बाद में मोनोपोली का सिस्टम था, और सारी खेती इकनॉमी को कुछ चंद घरानों के हाथ में प्राइवेट बायर खरीद कर, किस तरह से हिमाचल का सेब को 16 रुपये किलो खरीद कर किस तरह 150 रुपये किलो बेचा जा रहा है, मार्केटिंग हो रही है बड़े बड़े मॉल के अंदर। तो वो कंसेप्ट को जो है इस देश के जो अंदर इस देश की खेती किसानी को प्राइवेट करने का सिस्टम था सरकार का, और उसको जो है एक्सपोज भी हो गई कि किस लोगों के इशारे पर पॉलिसी बनी थी, कौन व्यक्ति थे, वो सारा कुछ आपने देखा बाद में आ गया। और ये एक कानून तो ये था। दूसरा वस्तु अधिनियम, जिसको जो है 1965 का 1956 के अंदर माना था कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, और उसी को सरकार को फिर मानना पड़ा। हाँ, उसी वस्तु अधिनियम को सरकार ने खोल दिया कि कोई कितनी भी स्टॉक लिमिट कर दी, कितना भी स्टॉक कर सकता है, और उस स्टॉक की लिमिट के तहत वो बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े उनके साइलोज बन गए। पंजाब हरियाणा के अंदर साइलोज उससे पहले बन चुके थे, कानून बाद में आया, साइलोज पहले बन गए। हज़ारों मीट्रिक टन के साइलोज अडानी अंबानी के हरियाणा पंजाब देश के अलग अलग हिस्सों में बन गए, कि देश की चावल, देश के गेहूँ, देश के अनाज, देश के खाद्यान्न को कैसे स्टोर करना है। और वो जो है उसे जो है, और उसके बाद जब देश के अंदर गेहूँ, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, और जब वहाँ से गेहूँ आती थी बहुत सारी और रोक लग गई, और देश के अंदर जो देश का कोटा था खाद्यान्न का, गेहूँ का, जब वो लिमिट से नीचे आया तो स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी। तमाम बार आपने देखा होगा खाद्यान्न की दाल और दलहन और तिलहन के ऊपर इंपोर्ट करती है देश की सरकार, और उस पर फिर रोक लगा देती है कि इतनी वस्तुएं जो है ये वस्तु अधिनियम के तहत इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। एक तरफ आप 3 कानून लेकर आ रहे थे, उस कानून के अंदर वस्तु अधिनियम को आपने खुली छूट देते थे, और हमने कहा कि वस्तु अधिनियम जो है इस देश के उपभोक्ता के लिए ज़रूरी है। अगर स्टॉक अनलिमिटेड हो जाएगा तो ये मोनोपोली हो जाएगी। जब वो बहुत सारी एक ही व्यक्ति के पास होगा तो अपने हिसाब से वो, जब क्रॉप खरीदने का समय होगा तो वो बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ को ले आएगा, रेट गिर जाएंगे, और जब सारी चीज़ खरीद लेगा खाद्यान्न तो वो रेट को अपने हिसाब से मैनेज करेगा। ये एक तो ये कानून था। और तीसरा, बड़े बड़े जिस तरह से हज़ारों एकड़ की खेती अमेरिका यूरोप के देशों में होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को का एक कंसेप्ट था। ठीक है, कि छोटी खेती किसानी को ख़त्म करना है, जो कि 86% इस देश के अंदर छोटी किसान है। 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ का किसान इस देश की 85% वो जो खेत जोतता है, उस छोटी खेती किसानी को ख़त्म कर कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बड़े लार्ज स्केल पर बड़े लोगों को देना, और छोटी खेती ख़त्म करना, और छोटे किसानों को मजदूर के रूप में इंडस्ट्री को सस्ते मजदूर देने का, किस तरह से जो इंडस्ट्री लग रही है उसको मजदूर सस्ता कैसे मिले, ये सारी चीज़ों के पीछे बड़ा खेल था। ये 3 काले कानून थे। सर, जैसे कि किसान आंदोलन को इस पूरे दुनिया ने देखा, और बल्कि देश ने इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन ली। क्या ताकत थी इस आंदोलन की? आंदोलन की ताकत एकता थी, और आंदोलन की दूसरी ताकत धैर्य था, क्योंकि सरकार ने उस आंदोलन के अंदर बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से आंदोलन अहिंसात्मक हो जाए, हिंसात्मक हो जाए, उग्र हो जाएं लोग। ठीक, लेकिन हमारे तमाम देश के जो बड़े लीडरशिप थी, जिनका अनुभव था, उन्होंने हौसला, धैर्य 13 महीने तक बैठे रहे, और उस आज़ादी के आंदोलन के तमाम चीज़ों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया कि ये आंदोलन है, ये कोई बहुत जल्दी एक दिन में ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, और तमाम लोगों का सहयोग, जनता का सहयोग था, वो जन आंदोलन था। ठीक, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को
घेर लिया था और दिल्ली का आवागमन बंद था, तो वहाँ अगर जन आंदोलन को जन सहयोग नहीं होता दिल्ली के लोगों का, तो एक दिन भी बैठना मुश्किल था। आम लोगों का, व्यापारियों का सहयोग था और लोगों की सहानुभूति थी कि ये आंदोलन वाकई में इस देश के किसानी को बचना चाहिए। आंदोलन पे हो सकता है संख्या कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की भावनाएं, पूरे देश के किसानों की नहीं, पूरे वर्ल्ड के किसानों की भावनाएं जुड़ी थी। वो भावनाएं जो थी वो इस देश के आंदोलन की ताकत थी। एक और बड़ा अहम सवाल सर, हमने वीडियोस के थ्रू, वायरल हुई रील्स के थ्रू या मीम्स के थ्रू इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को देखा। आप क्या समझते हैं इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या थी, और कोई एक ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें जो आपने देखा जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है? देखिए, महिलाओं को यही था कि जिस तरह से उत्तर और दक्षिण के किसान को पहली बार एक किया, ठीक उसी तरह इस देश की आधी आबादी, इस देश की खेती किसानी है कि आधी आबादी महिला जो घर के अंदर काम करती है और बाहर किसान काम करता है, तो खेती किसानी के साथ इस देश की महिलाओं का भी उतना ही योगदान था, बच्चों का भी उतना ही योगदान था। और आपने टिकरी बॉर्डर देखा होगा, उस टिकरी बॉर्डर पर तो बड़ी संख्या में महिलाएं थी जी। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा जोगिंदर सिंह उग्राहां का, भारतीय किसान यूनियन उग्राहां, जिसके अंदर बड़ा कैडर महिलाओं का है। और महिलाओं का जो है उस बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी रही, और महिलाओं ने जब महिला शक्ति बॉर्डरों पर आई और जब उन्होंने उस आंदोलन का हिस्सा बनी, भले तमाम सिंगर हमारी महिलाएं थी, गायक इस आंदोलन का हिस्सा बने, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जितने गायक हों या एक्टर हों या तमाम सोशल एक्टिविस्ट हों, वो तमाम लोग इस आंदोलन का पार्ट बने। और सबसे बेस्ट पार्ट थी कि सेलिब्रिटी की तरह नहीं बने, एक आम इंसान की तरह वो लोग वहाँ थे, वो अपने मूल रूप में बने। हाँ। कि जिस तरह से अगर कोई सिंगर एक्टिविस्ट, अगर उसका फोर फादर कहीं बहुत पहले खेती से गांव शहर आए, तो उसने कहा कि मेरा जो जड़ है, मेरा जो ग्रास रूट है, वो मेरी खेती है। अगर इस देश की खेती नहीं बचेगी तो मेरा ये सारा अस्तित्व खेती से है। तो खेती को बचाने के लिए उसने जो है, भले वो सिंगर रहा हो, आर्टिस्ट रहा हो, या कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा हो, खिलाड़ी रहा हो, या पहलवान रहा हो, तो ये एक जमात लड़ाई खाली एक वर्ग की या एक पुरुष महिला की नहीं थी। ये तो देश के उन सभी जागरूक इंटेलेक्चुअल और धर्मगुरु, इवन धर्मगुरुओं तक ने शहादत दी, और 750 शहादत हुई, जिसके अंदर तमाम महिलाओं को भी जो है सड़क पर चलती हुई महिलाओं को कुचल दिया गया। किस तरह से 3-4 महिलाएं हमारी उस बस से कुचली गई टिकरी बॉर्डर पर, तमाम घटनाएं हैं। तो एक बड़ा एक मैं कह रहा हूँ आज़ादी के बाद का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। आज़ादी के आंदोलन के बाद ये एक अपने आप में, और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन रहना, ये सबसे बड़ी बात थी। सिस्टमेटिक चीज़ों को, अरेंजमेंट, हर चीज़ जी। और सल्यूट है हर एक उस शख्स को जिसने इसकी भागीदारी ली और शहीद हुए। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द शो। अनफिल्टर्ड आवाज़ ने एक बड़ा फेमस अंग्रेज़ी वर्ड है बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, तो उसमें से आज बकेट लिस्ट का एक जो टिक मार्क है वो हमने लगा दिया। एक गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे और बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारे आंदोलन के बारे में जो छुपी चीज़ें थीं, और जिससे एक आम व्यक्ति रूबरू नहीं था, एक ऐसा शख्स रूबरू नहीं था जो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं होता है। और उन सब सवालों पे हमारे मोस्ट वेलकम गेस्ट बिल्कुल खरे उतरे, और ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था। तो ये था एंड ऑफ द शो। मैं सर का इसी बात से, इसी शेर से थैंक यू कहना चाहूँगा कि हज़ारों बर्फ़ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेगा जो फूल खिलना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत बहुत आपका।